सर मैंने सुना है कि आज का टॉपिक है रिलेशनशिप। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना है। और सर मुझे ये भी पता लगा है कि आज के इस लेक्चर में आप रिलेशनशिप के ऊपर एक कहानी सुनाओगे। हाँ जी, बिल्कुल। आज के लेक्चर में हम रिलेशनशिप के ऊपर कहानी भी सुनेंगे। सर एक सेकंड रुक जाओ, मैं अपने दोस्तों को भी कॉल कर लेता हूँ, उनको भी बुला लेता हूँ। क्या है कि बेचारे सारे रिलेशनशिप में दुखी है। क्या पता आपकी कहानी सुन के उनके जीवन में स्पार्क आ जाए। अरे वो नालायक, मैं रिलेशनशिप के बारे में तो बताने वाला हूँ, पर स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगा। और अगर डिटेल में बात करूंगा तो क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगा। सर ये थोड़ी ना बात होती है, ये तो वही बात हो गई सर। हमारे साथ टेंथ में भी मजाक हुआ था सर। किस तरह का मजाक? अरे सर टेंथ क्लास में हमें बुला लिया और बोलते हैं आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन। तो मैंने दोस्तों को फोन लगा के बुला लिया, भाई आजा भाई, रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले बहुत काम आएगा जीवन में। और जैसे ही टॉपिक शुरू हुआ तो पता लगा प्लांट रिप्रोडक्शन था। सारे दोस्तों ने खूब गाली दी सर। चलो कोई बात नहीं, पर मैं तो आपको पहले ही बता रहा हूँ कि हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। चलो सर, हमारा तो सुधर नहीं रहा, इन्हीं का पढ़ा दो। देखो, QSAR एक तरह का मैथमेटिकल अप्रोच है। कैसा अप्रोच है बेटा? मैथमेटिकल अप्रोच। सर मैथमेटिक्स आ गई? हाँ भाई आ गई। मैथमेटिकल अप्रोच है। अब आपको SAR का मतलब तो पता ही था, स्ट्रक्चर में चेंज करके देखना। जैसे लेट सपोज ये कोई स्ट्रक्चर है ना? यहाँ पर OH लगा है, यहाँ पर CH3 लगा है, यहाँ पर NO2 लगा है। ये कोई स्ट्रक्चर है आपकी। तो आपको पता लगा कि यार ये NO2 जो लगा हुआ है ना, इसकी वजह से लिपोफिलिसिटी कम हो रही है। और जब लिपोफिलिसिटी कम हो रही है तो ये हमारी जो केमिकल स्ट्रक्चर है, जो भी हमारी ड्रग है, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रही। क्या करे सर? NO2 हटा के देख लो। चलो सर NO2 हटा के देखते हैं। NO2 को हटा दिया। जब हमने NO2 को हटाया, रिमूव किया, तो हमें पता लगा कि लिपोफिलिसिटी बढ़ गई। तो इसी तरह से हमने क्या करना था, स्ट्रक्चर में चेंज कर करके देखना था। और हमें ये पता लगता कि जब हम स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या चेंज आ रहा है, उसी को हमें देखना था। स्ट्रक्चर में चेंज करने से बायोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या चेंज आ रहा है, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। चलो सर ठीक है, हमारा नहीं तो इनका ही रिलेशन पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर में चेंज करने से बायोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या चेंज आ रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने स्ट्रक्चर में ये फंक्शनल ग्रुप हटा दिया था, तो इसकी वजह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी में चेंज आया ना, तो इसी को कहते हैं SAR। क्लियर हुआ आपको? अब देखो QSAR। QSAR क्या है? एक मैथमेटिकल अप्रोच है, जहां पर जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लाखों मॉलिक्यूल है, हजारों मॉलिक्यूल्स है, आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये मॉलिक्यूल में से कोई ना कोई लीड कंपाउंड होगा। लीड कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है जो कि ड्रग की तरह प्रॉपर्टी रखता है। किसकी तरह प्रॉपर्टी रखता है? ड्रग की तरह प्रॉपर्टी रखता है। लेट सपोज यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल था, ये लीड कंपाउंड है। लीड कंपाउंड का मतलब कि ये ड्रग की तरह प्रॉपर्टी रखता है, ये ड्रग बनने लायक है। तो इसको हम पोटेंशियल ड्रग कैंडिडेट भी कह देंगे। लीड कंपाउंड बोल लीजिए या फिर बोल लीजिए पोटेंशियल ड्रग कैंडिडेट। तो मैंने इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करी, तो मुझे पता लगा कि इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। एक रफ इमेज बता रहा हूं मैं, है ना? इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। तो हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल थे। हमें पता लगा कि उसमें से एक मॉलिक्यूल है जो कि लीड कंपाउंड है, मतलब कि पोटेंशियल ड्रग कैंडिडेट है, जिसके अंदर एक्शन अच्छा आ सकता है। तो उसकी मैंने स्ट्रक्चर देखी। अब इस स्ट्रक्चर को मैंने बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेट करने की कोशिश करी। किससे रिलेट करने की कोशिश करी? बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेट करने की कोशिश करी। जैसे अभी हमने कोशिश करी थी ना कि NO2 को हटा दूं तो लिपोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको बोला था, ऐसा होता नहीं होता, कोई मतलब नहीं, बस एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको बोला था। तो यहां पर इस स्ट्रक्चर में अगर मैं चेंज करूं तो उससे बायोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या फर्क आता है ना? ये जो लीड कंपाउंड की स्ट्रक्चर है, ये किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करती है। लीड कंपाउंड की स्ट्रक्चर किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करती है, उसका पता लगाना, उसकी स्टडी करना, वो होता है QSAR के थ्रू। तो QSAR एक मैथमेटिकल अप्रोच है जिसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो लीड कंपाउंड है
उसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है अगर उसमें मैं चेंज करके देखूंगा तो किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी अफेक्ट होती है। क्लियर? बहुत इजी सा कंसेप्ट है। हमारे इतने सारे मॉलिक्यूल थे, उसमें से जो लीड कंपाउंड है, जो पोटेंशियल ड्रग कैंडिडेट उस डेट है, उसका जब मैं केमिकल स्ट्रक्चर देखूंगा तो उसका केमिकल स्ट्रक्चर किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी को रिलेट करता है, इसकी स्टडी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ QSAR मेथड, जो कि एक मैथमेटिकल अप्रोच है। कैसे करते हैं, क्या होता है, कैसे स्टेप्स फॉलो होती है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे QSAR, जो कि एक मैथमेटिकल मेथड है, स्टैटिस्टिकल मेथड है, जहां पर हम देखेंगे रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस दो तरह से हम देखेंगे, सिंपल और मल्टीपल। उसके बाद हम देखेंगे PLS मेथड। क्या देखेंगे? PLS मेथड। और ऐसी और भी कई सारी मेथड देखेंगे जो कि QSAR में काम आती है। तो QSAR को डिटेल स्टडी करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स QSAR में फॉलो होते हैं उनको डिटेल स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, पार्शियल लिस्ट स्क्वायर एनालिसिस को देखेंगे। और उसके बाद और भी कई तरीके हैं जो हम डिटेल स्टडी करेंगे। क्लियर? उसके बाद 3D QSAR आता है। क्या आता है? 3D में QSAR। अब 3D में थोड़े फीचर्स एडवांस हो जाते हैं, जैसे कि आपका COMFA, कॉम्फा हो गया, कॉम्सिया हो गया। तो ये सबको भी हम डिटेल स्टडी करेंगे। फिर आपको सिलेबस में प्रोडक्ट दे रखा है और प्रोडक्ट हमने बहुत ही डिटेल स्टडी करा हुआ है, तो प्रोडक्ट के लेक्चर को मैं इसी प्लेलिस्ट में लास्ट में ऐड कर दूंगा। ठीक है? या आपको आई बटन पे लिंक भी शो रही होगी प्रोडक्ट की, और इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इस लेक्चर का लिंक। या फिर आप सर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट बाय डेप्थ ऑफ बायोलॉजी। क्लियर? तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे QSAR स्टैटिस्टिकल मेथड। हमें ये तो पता लग गया कि QSAR का मतलब होता है क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, जिसकी मदद से हमारे पास जो भी लीड कंपाउंड है, दिस इज लीड कंपाउंड, और ये लीड कंपाउंड की केमिकल स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा लीड कंपाउंड की केमिकल स्ट्रक्चर है। ये लीड कंपाउंड की जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करती है, उसकी स्टडी करना, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना कि हमारी जो केमिकल स्ट्रक्चर है, हमारी जो लीड कंपाउंड की केमिकल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करती है, उसकी स्टडी करना, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालना। तो ये हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ QSAR, विच इज द मैथमेटिकल अप्रोच। क्लियर? चलिए, आई होप आपको यहां तक तो क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको लिखा है बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे आपकी IC50 एक्टिविटी हो गई है ना, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया भी था IC50। फिर आपकी बाइंडिंग एफिनिटी हो गई है ना, या फिर आपकी मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन हो गई। तो ये जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, जैसे कि IC50 हो गया, बाइंडिंग एफिनिटी हो गया, MIC हो गया, ये जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है ये कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर की वजह से अफेक्ट हो रही है। स्ट्रक्चर ऐसे कुछ फैक्टर है जिसकी वजह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी अफेक्ट होती है। तो ये जैसे IC50 है, बाइंडिंग एफिनिटी है, MIC है, ये सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है जो कि अफेक्ट होती है केमिकल स्ट्रक्चर की वजह से। केमिकल स्ट्रक्चर में से कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से ये वाली बायोलॉजिकल एक्टिविटी अफेक्ट होती है? तो वो फैक्टर है हाइड्रोफोबिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर। हाइड्रोफोबिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर या फिर स्टेरिक फैक्टर। तो ये वो केमिकल फैक्टर्स है, केमिकल स्ट्रक्चर के वो फैक्टर है जिसकी वजह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे कि IC50, बाइंडिंग एफिनिटी और MIC अफेक्ट होती है। और इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप पता लगाना, वो पता लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ QSAR, विच इज अ मैथमेटिकल अप्रोच। तो QSAR is very important to predict the activity of new compound before drug design। देखो, अगर हमारे पास जो भी केमिकल स्ट्रक्चर है, जो भी लीड कंपाउंड है, उसमें हमने चेंज करके देख लिया कि यार ये लीड कंपाउंड थोड़ा सा टॉक्सिक है, इसकी टॉक्सिसिटी कम कर देते हैं। क्या करें इसकी टॉक्सिसिटी कम करने के लिए? सर ये जो CH3 ब्रांचिंग में लगा है इसको हटा के देखे क्या? चलो हटा के देख लो। जब इसको हटा के देखा, अरे वाह सर, इसकी तो टॉक्सिसिटी कम हो गई। तो जब भी हम ड्रग को डिजाइन करने वाले हैं, अभी तक ये लीड कंपाउंड है, कैसा है? लीड कंपाउंड, ड्रग की तरह प्रॉपर्टी रखने वाला। इसको हमने सुधारा, सही करा, इसके अंदर हमने फंक्शनल ग्रुप ऐड किया, रिमूव किया, सब्सटीट्यूट किया, उसके बाद हमने एक बहुत ही अच्छा लीड कंपाउंड बनाया। और जब हमने एक बहुत ही अच्छा लीड कंपाउंड बनाया तो फिर लीड कंपाउंड में ऑप्टिमाइजेशन होकर ड्रग बनता है। तो यहां पर ये लिखा है
कि आप QSR की मदद से, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की मदद से पहले ही लीड कंपाउंड को अच्छे से तैयार कर लो, ताकि जो भी आप ड्रग डिजाइन करोगे वो बहुत बढ़िया करोगे। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखी है जनरल स्टेप्स इन QSAR। अब देखो स्टेप्स को ध्यान से सुनना, आपके लिए थोड़ी सी नहीं है पर बहुत इजी स्टेप्स है, बहुत इजी। मैंने बहुत इजी तरीके से आपको रिप्रेजेंट करी है। आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे, सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल से, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी आपको पता है। क्या पता है? बायोलॉजिकल एक्टिविटी आपको पता है। तो आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे, उन सारे मॉलिक्यूल्स की आपको बायोलॉजिकल एक्टिविटी पता है। ठीक है। कन्वर्ट ईच मॉलिक्यूल केमिकल स्ट्रक्चर इनटू ए नंबर। अब ध्यान से सुनो, आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल थे, हर मॉलिक्यूल की कोई ना कोई केमिकल स्ट्रक्चर होगी, है ना, कोई ना कोई केमिकल स्ट्रक्चर होगी हर मॉलिक्यूल की। तो आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल थे, हर मॉलिक्यूल की कोई ना कोई केमिकल स्ट्रक्चर होगी, और ये जितने भी मॉलिक्यूल थे इन सभी की बायोलॉजिकल एक्टिविटी आपको पता है। तो ये जो केमिकल स्ट्रक्चर है ना, इसको हमने एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया, जैसे 1, 2, 4, 13, इस तरह से नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है सर, आप ये कहना चाह रहे हो कि जो हम स्टेप्स होती है QSAR में वो पढ़ रहे हैं, और स्टेप्स में सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है जिनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमें पता है। ठीक है। फिर आपने बोला कि उन मॉलिक्यूल की जो केमिकल स्ट्रक्चर है ना, उन मॉलिक्यूल की केमिकल स्ट्रक्चर्स को नंबर में कन्वर्ट कर दो। किसमें कन्वर्ट कर दो? नंबर में कन्वर्ट कर दो, जैसे 1, 2, 4, 13। इन नंबर्स को आप कहेंगे हम डिस्क्रिप्टर। क्या कहेंगे इन नंबर्स को? इन नंबर्स को हम कहेंगे डिस्क्रिप्टर। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया कि हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे, उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमें पता थी, उनकी केमिकल स्ट्रक्चर हमें पता थी, उनकी केमिकल स्ट्रक्चर को हमने नंबर में कन्वर्ट कर दिया, और उस नंबर को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टर। सर पर हमने ऐसा करा क्यों? हमने इन केमिकल स्ट्रक्चर्स को नंबर में कन्वर्ट करा क्यों? इन्हें डिस्क्रिप्टर कहा क्यों? हमने इन्हें नंबर में इसलिए कन्वर्ट करा बेटा, ताकि कंप्यूटर जो है इसको आसानी से रीड कर ले। कंप्यूटर जो है इसको आसानी से रीड कर ले, इसलिए हमने इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हुआ? ठीक है सर, हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल थे, सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल थे जिनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमें पता थी, उनको नंबर में कन्वर्ट कर दिया, जिसे हमने डिस्क्रिप्टर कह दिया। और ये हमने इसलिए करा ताकि कंप्यूटर जो है इजीली उन नंबर को रीड कर सके। सर अभी तक मेरे बात हजम नहीं हो रही कि ये नंबर में कन्वर्ट कैसे कर दिया केमिकल स्ट्रक्चर को, केमिकल प्रॉपर्टीज को। एक बार कोई एग्जाम्पल से बता दो ना। चलो एग्जाम्पल बता देता हूँ एथेनॉल का। एथेनॉल C2H5OH, आप देख सकते हैं C दो कार्बन हो गए, H3H2, H5 हो गया, तो C2H5OH बोल सकता हूँ ना। तो आपका एथेनॉल है। अब एथेनॉल की जो भी प्रॉपर्टीज थी, केमिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर वाली प्रॉपर्टीज, जैसे कि उसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया, उसका log P हो गया, उसका नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर हो गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर हो गया। तो कंप्यूटर इन प्रॉपर्टी को कैसे रीड करेगा? जब आप इनको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं 46.07, -0.3, 1, 1, 20.2, 11.3। तो आपने क्या करा, जो भी आपके पास केमिकल स्ट्रक्चर थी, उस केमिकल स्ट्रक्चर को आपने नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया ताकि कंप्यूटर इन्हें पढ़ सके, और इन्हीं नंबर्स को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टर। क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टर। क्लियर हुआ? ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया एथेनॉल का। ठीक है सर, हमने डिस्क्रिप्टर में कन्वर्ट कर दिया, नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया केमिकल स्ट्रक्चर को, ताकि कंप्यूटर उन्हें रीड कर सके। आगे, मेक ए टेबल विथ मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर। अब जो भी वैल्यूज आई, जैसे 4, 13, 18, 25, जो भी वैल्यूज आई है उसकी टेबल बनाओ, और साथ में उसके सामने लिखो बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसे अफेक्ट हो रही है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसे अफेक्ट हो रही है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसे अफेक्ट हो रही है, कैसे अफेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर लिखा है मेक अ टेबल विथ मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी वैल्यू। तो आपने टेबल बना ली कि ये मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर आए 4, 13, -0.3, ये मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर है, और ये मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर की वजह से कौन सी बायोलॉजिकल एक्टिविटी अफेक्ट हो रही है वो सामने लिख दिया। मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इस तरह से आपने किया। अब इस तरह से करते दौरान क्या होता है कि कई बार कोई वैल्यू डबल आ जाती है, डुप्लीकेट आ जाती है, तो उसको आपको रिमूव करना है। रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू, या फिर रिमूव मिसिंग वैल्यूज। जो भी वैल्यू डुप्लीकेट आ जाती है, जो भी वैल्यू मिसिंग होती है, उसको रिमूव करना है। और जो भी आपके पास डेटा आता है ना डिस्क्रिप्टर का, उसको सेट करना है, एडजस्ट करना है। तो आपने क्या करा,
रिमूव करा डुप्लीकेट वैल्यू, रिमूव करी मिसिंग वैल्यू, और जो भी डेटा आपके पास आया आपने उसे क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है सर, यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया, आगे चले। हाँ हाँ चलते हैं। अभी हमने क्या करा पता है, अभी हमने डिस्क्रिप्टर ले लिए और डिस्क्रिप्टर से जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी अफेक्ट हो रही है वो ले लिए। आपको पता है डिस्क्रिप्टर एक नंबर ही है जो कि केमिकल स्ट्रक्चर से ही आया है ना, तो मतलब केमिकल स्ट्रक्चर से कैसी बायोलॉजिकल एक्टिविटी अफेक्ट हो रही है। मैं वापस बोल देता हूँ, केमिकल स्ट्रक्चर थी, उससे नंबर बनाया, उस नंबर को डिस्क्रिप्टर कहा। फिर हमने क्या बोला कि ये जो डिस्क्रिप्टर है, ये जो नंबर है, ये किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। तो वही वाली बात हो गई, केमिकल स्ट्रक्चर से ही बायोलॉजिकल एक्टिविटी की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है, पूरा पेज याद हो गया। आगे चलो, ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया। अब इधर देखो, हमने यहाँ पर मैथमेटिकल डेटा का यूज लेना है, मतलब कि आपके QSAR का यूज लेना है। जैसे कि आप यूज ले सकते हैं रिग्रेशन टेक्निक, है ना, जैसे सिंपल रिग्रेशन होता है ना, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होता है। तो आपने क्या करना है, आप रिग्रेशन की मदद लेनी है। सर रिग्रेशन की मदद क्यों ले? अरे भैया अभी आपने डिस्क्रिप्टर लिख लिए, अभी आपने बायोलॉजिकल एक्टिविटी लिख ली। अब हमें ये देखना है ना कि ये डिस्क्रिप्टर किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे हैं, तो कोई ना कोई रिग्रेशन की मदद लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर या तो सिंपल रिग्रेशन की मदद लो, या फिर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की मदद लो, या फिर और भी बहुत मेथड होते हैं, PCA, है ना, PCR, कई तरह के मेथड होते हैं। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन टू फाइंड रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब कि डिस्क्रिप्टर, एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया, जो भी डिस्क्रिप्टर आया था, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी थी, वो डिस्क्रिप्टर किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे हैं, उसकी स्टडी करना, उसके बारे में पता लगाना, उसके लिए हमें करना पड़ेगा रिग्रेशन। तो एक्टिविटी कैसे निकलेगी? एक्टिविटी निकलेगी इस फॉर्मूले से, इन केस ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो इन केस ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन वी हैव टू फाइंड द एक्टिविटी ऑफ कि हाउ द डिस्क्रिप्टर अफेक्ट द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, एक्टिविटी इज इक्वल टू A1x1 A2x2 A3x3 प्लस ऐसे चलता रहेगा A4x4 A5x5 प्लस सी तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है सर, सी तो कांस्टेंट हो गया, सी कांस्टेंट हो गया। एक्स जो है आपका डिस्क्रिप्टर हो गया। ठीक है सर, एक्स जो है डिस्क्रिप्टर मतलब की वैल्यू हो गई। अब ये जो आपका ए है, ये A1 A2 A3, इसका मतलब क्या है, ये A1 A2 A3 ऐसा नंबर है जो कि शो करता है कि डिस्क्रिप्टर कितना बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। आई रिपीट, डिस्क्रिप्टर कितना बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा, वो कौन शो करता है, ए। तो एक्स का मतलब तो क्या हो गया, डिस्क्रिप्टर हो गया, सी कांस्टेंट हो गया, और ए का मतलब होता है कि जो भी आपका डिस्क्रिप्टर था वो डिस्क्रिप्टर कितना बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। तो इस तरह से आप एक्टिविटी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमें पता लग गया कि हमारा जो डिस्क्रिप्टर है वो कितना बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। पता लग गया क्या? पता लगा विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, और पता लगा विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक QSAR मॉडल फॉर्म हो गया। मतलब हमने केमिकल स्ट्रक्चर किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट कर रही है वो पता लगा लिया, हमने QSAR मॉडल को फॉर्म कर लिया। ठीक है, ये जो QSAR मॉडल है ये बताएगा कि हाउ स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल रिलेट टू बायोलॉजिकल एक्टिविटी। क्लियर? पर जब हम भी किसी भी मॉडल को बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, जैसे मान लीजिए ये मॉडल मैंने बनाया, QSAR मॉडल बन गया, तो ये जो मॉडल मैंने बनाया, अब इसको मुझे वैलिडेट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि क्या ये सही बना है। क्योंकि ऑब्वियसली मैंने तो क्या करा कि केमिकल स्ट्रक्चर किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट कर रही है उसके लिए मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट कर दी, और मैंने एक मॉडल तैयार कर दिया, QSAR मॉडल, कि हाँ ये जो लीड कंपाउंड है इसका जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है। पर इसको क्रॉस चेक तो करना पड़ेगा ना, उसको वैलिडेट तो करना पड़ेगा ना। तो नाउ मॉडल वैलिडेशन रिक्वायर्ड, जो भी आपने QSAR मॉडल बनाया उसका वैलिडेशन अब करना जरूरी है। चेक मॉडल वर्क करेक्टली और नॉट, हमें चेक करना है कि जो भी हमारा QSAR मॉडल तैयार हुआ वो सही से काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। कुछ पैरामीटर्स हमें चेक करने होते हैं, जैसे कि आर स्क्वायर। अगर हमारा आर स्क्वायर का वैल्यू लगभग लगभग 1 के बराबर है तो फिर बहुत ही बढ़िया है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमारा मॉडल बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चेक हाउ वेल द डेटा फिट इन द मॉडल, मतलब हमारा जो डेटा था, जो हमारा डिस्क्रिप्टर था, वो किस तरह से मॉडल में फिट हो रहा है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी किस तरह से इफेक्ट हो रही है। अगर ये आर स्क्वायर हमारा 1 के पास है, आसपास आ रहा है, जैसे 0.99 0.98 है ना, 1, तो अगर 1 के आसपास आ रहा है या 1 आ रहा है
तो हमारा जो QSAR मॉडल हमने फॉर्म किया है वो बहुत ही अच्छा है। और अगर हमारे मॉडल में स्टैंडर्ड एरर बहुत ही कम आ रहा है तो हमारा जो QSAR मॉडल है वो बहुत ही बेस्ट है। तो दो चीज़ें हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू जो है 1 के आसपास आनी चाहिए और आपका जो एरर है वो कम आना चाहिए। अगर आपका स्टैंडर्ड एरर कम आ रहा है इसका मतलब आपका QSAR मॉडल बहुत अच्छा है। तो हमने अभी QSAR मॉडल को वैलिडेट भी कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। वैलिडेशन करने के बाद अब हम देखेंगे कंपैरिजन। देखो हमने वैलिडेट तो कर दिया कि हमारा मॉडल बहुत अच्छा है, क्या बात है, तालियां बजा लो, हमारा मॉडल बहुत अच्छा है। ये जो हमारा मॉडल था ये बहुत अच्छा है। उसके बाद हमने क्या करा, जो ऑलरेडी मॉडल मार्केट में अवेलेबल है ना उससे कंपेयर किया। जो ऑलरेडी बना हुआ मॉडल है QSAR का उससे कंपेयर किया। जैसे मान लीजिए ये अभी अभी मैंने बनाया है ना, ये अभी अभी मैंने बनाया, पर ये जो है बहुत ही अच्छा है। तो ये जो अभी अभी मैंने बनाया है ना इसको कंपेयर करूंगा जो ऑलरेडी मार्केट में है। ये मैंने बनाया है, इसको कंपेयर कर रहे हैं जो ऑलरेडी मार्केट में है उससे। तो हमने क्या करा, पहले तो वैलिडेट किया, फिर अब हम कंपैरिजन करेंगे। और ये सब हमें करना ज़रूरी है ताकि हमारा लीड कंपाउंड बहुत ही बेहतर बने, क्योंकि लीड कंपाउंड ही आगे जाके ड्रग बनाने वाला है, ड्रग बनने वाला है। अभी तो ये ड्रग लाइक प्रॉपर्टी रखता है, बट बाद में इसका ऑप्टिमाइजेशन होगा तो यही आगे जाके ड्रग बनेगा। तो टू फाइंड द पोटेंशियल ड्रग कैंडिडेट इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी दैट वी हैव टू वैलिडेट द QSAR मॉडल विच इज़ ऑलरेडी अवेलेबल। ठीक है, विच वॉज ऑलरेडी अवेलेबल। क्लियर। अब जब सारे काम हो गए, आपने वैलिडेट कर लिया, आपने कंपैरिजन कर लिया, तो अब लास्ट में आप क्या करोगे, इंटरप्रिटेशन करोगे। क्या करोगे, इंटरप्रिटेशन करोगे। स्टडी विच मॉलिक्यूलर फीचर इंक्रीज और डिक्रीज एक्टिविटी। आपके पास स्ट्रक्चर है, अब आपने लास्ट में ये देखना है कि कौन सी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए OH CH3, कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कौन सा मॉलिक्यूलर फीचर अफेक्ट कर रहा है एक्टिविटी को। जैसे एग्जांपल के तौर पे हाई हाइड्रोफोबिसिटी में इंक्रीज बाइंडिंग। ध्यान से सुनना, अगर आपका लीड कंपाउंड है उस लीड कंपाउंड की हाइड्रोफोबिसिटी ज्यादा है। क्या ज्यादा है, हाइड्रोफोबिसिटी, मतलब कि पानी से डर लगना उसको ज्यादा है। तो अगर आपके मॉलिक्यूल को पानी से डर लगता है तो हो सकता है उसकी बाइंडिंग अच्छी हो। और आपको पता है कि लिगेंड किससे बाइंड करेगा, रिसेप्टर से ही जुड़ेगा। रिसेप्टर चाहे प्रोटीन का हो, चाहे एंजाइम का हो, चाहे DNA का हो, चाहे RNA का हो, जो भी आपका बायोलॉजिकल टारगेट है, जो भी आपका बाइंडिंग साइट है, बाइंडिंग पॉकेट है, वहीं जाके आपका ये लिगेंड जुड़ेगा। तो ये लिगेंड अच्छे से बाइंड करेगा जब हाइड्रोफोबिसिटी ज्यादा होगी। और लार्जर साइज अगर इसका होगा तो इसकी एक्टिविटी कम हो सकती है। ये सब एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। जैसे हमने रिसर्च करी, हमारा फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि भाई अगर हाइड्रोफोबिसिटी ज्यादा होगी तो बाइंडिंग अच्छी होगी, पर हाँ अगर साइज ज्यादा होगा तो हो सकता है इसकी एक्टिविटी कम हो जाए। ये सब हमने पता कर लिया, ये सब हमने स्ट्रक्चर से रिलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ QSAR मॉडल। नेक्स्ट है आपका रिग्रेशन एनालिसिस। सर रिग्रेशन एनालिसिस, हाँ हाँ वही, सिंपल मल्टीपल, वो हमने करा था ना अभी मल्टीपल वाला, वही रिग्रेशन एनालिसिस। तो यहाँ पर वर्ड को समझना ध्यान से। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, देखो, इट इज अ वे टू फाइंड हाउ वन थिंग अफेक्ट अनादर। रिग्रेशन का सीधा सा मतलब है, ये एक तरह का ऐसा वे है जहां पर हम पता लगा सकते हैं कि एक चीज दूसरे को कैसे अफेक्ट कर रही है, एक मॉलिक्यूल दूसरे को कैसे अफेक्ट कर रहा है। वही वाली बात हो गई कि केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द लीड कंपाउंड ये कैसे अफेक्ट कर रहा है बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द, मतलब मॉलिक्यूल या बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो भी आ रही है ह्यूमन बॉडी में, एंजाइम में कुछ चेंज आ रहा है, DNA में कुछ चेंज आ रहा है, RNA में कुछ चेंज आ रहा है, प्रोटीन में कुछ चेंज आ रहा है, तो ये जो ह्यूमन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, इस बायोलॉजिकल एक्टिविटी को हमारा लीड कंपाउंड कैसे अफेक्ट कर रहा है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसी का पता लगाना। सो इट इज अ वे टू फाइंड हाउ वन थिंग अफेक्ट अनदर, हाउ द लीड कंपाउंड स्ट्रक्चर अफेक्ट द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। क्लियर। और यही यहाँ पर लिखा है कि आपका जो मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर है, मतलब आपके जो नंबर है, वो नंबर आए कहाँ से, केमिकल स्ट्रक्चर से ही आए। मतलब कि वही केमिकल स्ट्रक्चर किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करती है उसका पता लगाना है, तो हम करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस। अब पहला होता है सिंपल रिग्रेशन, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ एक ही फीचर की आपको स्टडी करनी है। लेट सपोज यू वांट टू सी हाउ log P अफेक्ट द ड्रग एक्टिविटी। आपको चेक करना था कि log P किस तरह से ड्रग की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, आपको इतना सा चेक करना था। ठीक है, तो जब आपको इतनी सी बात चेक करनी है कि हमारा जो लीड कंपाउंड है उस लीड कंपाउंड में जो भी log P फीचर है, log P का, वो किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है,
वो आपको चेक करना है, एक सिंपल फीचर को आपको चेक करना है, इसलिए आपने करना है सिंपल रिग्रेशन। तो सिंपल रिग्रेशन को कब यूज करेंगे? सिंपल रिग्रेशन को तब यूज किया जाता है जब हमें एक ही फीचर की स्टडी करनी हो। जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ लॉग पी के बारे में ही जानना है कि लॉग पी किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, सिर्फ एक ही फीचर की स्टडी करनी है, तो उसे कहेंगे, वो करेंगे सिंपल रिग्रेशन की मदद से। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, एक लाइन ड्रॉ होती है जिससे हमें पता लगता है कि ये जो आपका लॉग पी है ये किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। वहां पर लिखा भी है रिग्रेशन ड्रॉ अ लाइन दैट शो द रिलेशनशिप। तो सिंपल रिग्रेशन कब करेंगे? जब आपके पास एक ही डिस्क्रिप्टर हो, जैसे कि लॉग पी हो गया है ना, और उससे आपको पता करना हो कि किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी अफेक्ट होती है। फॉर्मूला क्या होगा सिंपल वाले का? एक्टिविटी इज इक्वल टू ए इंटू लॉग पी प्लस बी, ये फॉर्मूला होगा। ए इंटू लॉग पी प्लस बी। ए का मतलब क्या हो गया? टेल्स हाउ मच एक्टिविटी चेंजेस व्हेन लॉग पी चेंजेस। ए का मतलब हुआ कि अगर हमने लॉग पी को चेंज किया, मतलब अगर हमने केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज किया, लॉग पी को बढ़ाया या लॉग पी को कम किया, अगर हमने केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज किया तो उससे किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी अफेक्ट होगी, कितनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी अफेक्ट होगी, वो होता है ए। तो ए हमें क्या बताता है? ए हमें बताता है कि अगर आपने लॉग पी की वैल्यू में चेंज किया तो उससे कितनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी अफेक्ट हो रही है। बी आपको क्या बताता है? स्टार्टिंग पॉइंट। जब आपका जो लॉग पी का वैल्यू है 0 रहेगा, वो स्टार्टिंग पॉइंट आपका बी होता है। और लॉग पी का मतलब वही ऑयली वाला, लिपोफिलिक वाला नेचर, ऑयली वाला नेचर। तो अगर आप लॉग पी की वैल्यू में चेंज करोगे तो किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी में चेंज आएगी, वो स्टडी हम यहाँ पे कर रहे हैं। और सिर्फ एक ही डिस्क्रिप्टर, एक ही फैक्टर को हम कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हम सिंपल रिग्रेशन की मदद से ये कर रहे हैं। पर अगर एक से ज्यादा फैक्टर हुए तो हम जाएंगे मल्टीपल रिग्रेशन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हाउ मॉलिक्यूलर वेट अफेक्ट, हाउ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अफेक्ट द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, हाउ लॉग पी अफेक्ट द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो यहाँ पर एक से ज्यादा केमिकल स्ट्रक्चर है, एक से ज्यादा डिस्क्रिप्टर है, एक से ज्यादा नंबर है, और हमें ये देखना है कि एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करती है। और आपने एक बात नोटिस करी, ये तीनों ही प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। लॉग पी ऑयल वाली प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूलर वेट साइज वाली, और हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल अलग। तो ये तीन बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी है। तो ये जो मल्टीपल रिग्रेशन है ये कब यूज करोगे? जब हमारे पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है, दो से तीन प्रॉपर्टीज है, केमिकल स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज है, कि ये जो केमिकल स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी है ये किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करेगी। तो ये जो मल्टीपल रिग्रेशन है ये कब अप्लाई किया जाता है? मल्टीपल रिग्रेशन अप्लाई किया जाता है जब आपके पास दो से तीन डिस्क्रिप्टर हो, दो से तीन एक्टिविटी हो, और साथ में ये दोनों ही तीनों ही आपस में रिलेट नहीं कर रही हो। आप देखो ये तीनों ही नॉन रिलेटेबल है, आपस में रिलेट नहीं करती। तो जब ये आपस में रिलेट नहीं कर रही हो और दो से तीन एक्टिविटी का हमें पता लगाना है कि ये जो केमिकल स्ट्रक्चर है, दो से तीन प्रॉपर्टी है, ये किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करेगी, तो उस कंडीशन में हम लगाएंगे मल्टीपल रिग्रेशन। एक्टिविटी कैसे पता लगाएंगे? यहाँ पर ए इंटू लॉग पी प्लस बी इंटू मॉलिकुलर वेट सी इंटू हाइड्रोजन बॉन्ड, और ऐसे चलता जाएगा। जैसे अगर एक और प्रॉपर्टी होती तो डी इंटू कर देते। जैसे ए इंटू लॉग पी, पहले लॉग पी लिख लिया, फिर मॉलिकुलर वेट लिख लिया, फिर आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड लिख लिया। और एबीसीडी क्या है? एबीसीडी आर नंबर दैट आर कैलकुलेटेड बाय द कंप्यूटर। ठीक है, तो आप एक ही साथ प्रेडिक्ट कर सकते हो। नाउ यू कैन प्रिडिक्ट एक्टिविटी यूजिंग ऑल दिस प्रॉपर्टी टुगेदर, कि ये सारी प्रॉपर्टी किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करेगी। तो मल्टीपल रिग्रेशन कब लगाना है? सर मुझे पता हो गया कि मल्टीपल रिग्रेशन तब लगाना है जब दो से तीन डिस्क्रिप्टर हो, मतलब केमिकल स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज हो दो से तीन, और दो से तीनों प्रॉपर्टी आपस में बिल्कुल ही अलग हो, बिल्कुल ही नॉन रिलेटेबल हो, तब आप लगाओगे मल्टीपल रिग्रेशन। सर एक बात बताओ, आपने तो बोल दिया कि ये दो से तीन प्रॉपर्टी पूरी तरह से अलग हो, पर सर ऐसा हो सकता है क्या कि तीन से ज्यादा प्रॉपर्टी हो? और सर ऐसा हो सकता है क्या कि ये आपस में कोरिलेट भी करे? तो उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे? क्योंकि अगर कोरिलेट कर रही है और तीन से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो मल्टीपल रिग्रेशन तो नहीं लगा सकते ना सर। फिर फिर उसके लिए हम जाएंगे पीएलएस की तरफ। किसके पास जाएंगे? पीएलएस की तरफ। हम अभी क्या कोशिश कर रहे हैं? हम अभी कोशिश कर रहे हैं, हमने पहले सिंपल रिग्रेशन से कोशिश करी है ना, फिर हमने मल्टीपल रिग्रेशन से कोशिश करी। क्या कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो डिस्क्रिप्टर है, आपकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है, आपकी जो डिस्क्रिप्टर है, केमिकल स्ट्रक्चर है, जो भी आपका नंबर है, वो किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है, ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पता लगाने के लिए हमने सिंपल रिग्रेशन का यूज लिया, जहां पर सिर्फ एक ही डिस्क्रिप्टर था log p, इसलिए फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। सिंपल वाला तभी यूज लेंगे जब एक ही आपके पास डिस्क्रिप्टर हो। पर 2 से 3 डिस्क्रिप्टर हो और 2 से तीनों डिस्क्रिप्टर आपस में नॉन रिलेटेबल हो, तो उस कंडीशन में मल्टीपल रिग्रेशन। पर 2 से 3 डिस्क्रिप्टर हो या 3 से ज्यादा डिस्क्रिप्टर हो और आपस में वो सारे रिलेटेबल हो, तो उस कंडीशन में हम जाएंगे पीएलएस की तरफ। सारी बातें क्लियर? चलो पीएलएस की तरफ। तो पीएलएस मतलब कि पार्शियल लिस्ट स्क्वायर। इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड इन क्यूएसएआर व्हेन वी हैव मॉलिक्यूलर फीचर डिस्क्रिप्टर एंड दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसको हम कब लगाते हैं? जब हमारे पास डिस्क्रिप्टर हो, नंबर हो और वो सब आपस में रिलेट कर रहे हो, उस कंडीशन में हम इसे अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिसकी आपको स्टडी करनी है, केमिकल स्ट्रक्चर की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जैसे कि log p हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हो गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, वॉल्यूम हो गया, पोलैरिटी हो गया। ये सारी प्रॉपर्टीज है आपके लीड कंपाउंड की। और आपको एक साथ देखना है कि ये जितनी भी प्रॉपर्टी है ये किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करती है। तो इसके लिए हम पीएलएस लगाएंगे। पीएलएस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो आपका मॉलिक्यूलर वेट है, जो आपका वॉल्यूम है, पोलैरिटी है, इनडायरेक्टली आपस में कैसे हैं? इंटरकनेक्टेबल होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये कैसे इंटरकनेक्ट होते हैं। देखो यहाँ पर समटाइम दीज प्रॉपर्टीज आर कनेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल बिगर मॉलिक्यूल में ऑल्सो हैव मोर वॉल्यूम एंड हायर वेट। जैसे मान लीजिए आपके पास जो लीड कंपाउंड है वो बड़ा है। अगर बड़ा हुआ, अगर आपका जो भी लीड कंपाउंड है वो बड़ा हुआ साइज में, तो साइज में उसके बड़े होने की वजह से इसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होगा। तो आप देखो 2 प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी सिमिलर हो गई। लीड कंपाउंड की साइज में बड़े होने की वजह से उसका मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ गया, उसका वॉल्यूम भी बढ़ गया। ठीक है, तो आपने यहां पर देखा कि एक प्रॉपर्टी आपस में 2 प्रॉपर्टी से या 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी से कनेक्ट हो सकती है, रिलेटेबल हो सकती है, और ऐसी कंडीशन में ही पीएलएस लगाया जाता है। तो अगर मैं इन सब चीजों को सिंपल या मल्टीपल रिग्रेशन से करने की कोशिश करता, तो वहां पर एक के ऊपर एक लाइन ड्रॉ हो जाती, जो कि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होती पढ़ना, समझ पाना, करना, उसको एक्टिविटी कैसे अफेक्ट हो रही वो बता पाना। तो दिस मेक इट हार्डर फॉर सिंपल रिग्रेशन टू वर्क करेक्टली। ऑब्वियसली सिंपल रिग्रेशन की अब बस की बात ही नहीं है, तो हम करेंगे पीएलएस। पीएलएस पता है क्या करता है? पीएलएस बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करता है। पीएलएस बोलता है कि कितनी प्रॉपर्टी है, तो मैं बोलता हूं कि सरकार मेरे पास log p, मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, वॉल्यूम, पोलैरिटी, मेरे पास सरकार 5 प्रॉपर्टी है। पीएलएस बोलता है टेंशन मत लो, मेरे पास एक जुगाड़ है। मैंने कहा यार क्या जुगाड़ है? पीएलएस बोलता है आपके पास 5 प्रॉपर्टी है। मैंने कहा हाँ। मतलब कि आपके पास 5 डिस्क्रिप्टर है। मैंने कहा हाँ। मतलब कि आपके पास 5 नंबर है। मैंने कहा हाँ भाई हाँ। तो इन सभी को कंबाइन कर दो। मैंने कहा कंबाइन कर दो? हाँ, इन सभी को कंबाइन कर दो। मैंने कहा ठीक है। ये जो 5 डिस्क्रिप्टर है इन सभी को हमने क्या करा? कंबाइन कर दिया। मैंने कहा अब क्या करना है? तो बोले कंबाइन कर दिया। मैंने कहा हाँ कंबाइन कर दिया। अब इन कॉम्बिनेशन वाले फॉर्म को हम कहते हैं कंपोनेंट। क्या कहते हैं? कंपोनेंट। क्या कहते हैं? कंपोनेंट। ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया कि जो भी हमारे पास 5 डिस्क्रिप्टर थे, उन सभी 5 डिस्क्रिप्टर के जो भी वेरिएबल थे उनको हमने कंबाइन कर दिया और कंबाइन करके एक नया वेरिएबल बन गया जिसे हम कहते हैं कंपोनेंट। क्या कहते हैं? कंपोनेंट। ऐसा नहीं है कि ये जो 5 डिस्क्रिप्टर की जो भी इंफॉर्मेशन थी ना, कंबाइन करने के बाद जब ये कंपोनेंट में बदली तो भी इसके पास पांचों की इंफॉर्मेशन है, तो भी इसके पास पांचों की इंफॉर्मेशन है। जैसे log p का इंफॉर्मेशन, मॉलिक्यूलर वेट का इंफॉर्मेशन, ऐसे करते हुए 5 डिस्क्रिप्टर थे। उन 5 डिस्क्रिप्टर को हमने एक कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया और उस एक कंपोनेंट में सारे प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि अब एक कंपोनेंट से तो आप रिलेट कर सकते हो एक्टिविटी को, पर उस एक कंपोनेंट में 5 के बराबर एक्टिविटी है, मतलब पांचों की नॉलेज है उसको। अब जैसे मैं हूं, मुझे बायोलॉजी आती है, जूलॉजी आती है, बॉटनी आती है, इनऑर्गेनिक आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है ना? तो मैं एक तरह का क्या हो गया? कंपोनेंट हो गया। क्लियर हुआ? तो पीएलएस ने बहुत सारा डेटा लिया और उसको सिंप्लीफाई कर लिया। ऑब्वियसली मैंने इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, जूलॉजी, बॉटनी ली और आपके लिए सिंपल कर ही रहा हूँ, है ना? बी फार्म, एम फार्म, पीएचडी, सब कुछ। एंड देन फाइंड अ स्ट्रॉन्ग क्लियर क्लीनर हो गया, क्लियर रिलेशनशिप विद द ड्रग एक्टिविटी। फिर हमें बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छा एक रिलेशनशिप देखने को मिलेगा बायोलॉजिकल एक्टिविटी और हमारे डिस्क्रिप्टर के बीच में विद द हेल्प ऑफ पीएलएस। तो पीएलएस क्यों जरूरी है?
वर्क वेल व्हेन देयर आर मेनी डिस्क्रिप्टर, जब हमारे पास बहुत सारे डिस्क्रिप्टर हो तो पीएलएस बहुत अच्छे से काम करता है, और स्पेशली जब सारे डिस्क्रिप्टर आपस में रिलेटेबल हो तो भी पीएलएस बहुत अच्छे से काम करता है। हैंडल डेटा वेयर डिस्क्रिप्टर आर को रिलेटेड, वही वाली बात हो गई, जब डिस्क्रिप्टर आपस में को रिलेटेड हो, उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन हो, तो उस कंडीशन में भी हमारा जो पीएलएस है वो बहुत ही बेहतर तरीके से काम करता है। मेक द मॉडल मोर स्टेबल एंड मोर रिलायबल, बहुत ही ज्यादा स्टेबल मॉडल बनाता है क्यूएसएआर का, और बहुत ही ज्यादा रिलायबल मॉडल, भरोसे वाला मॉडल बना सकता है ये क्यूएसएआर का। कौन? पीएलएस। क्लियर? चलिए, एग्जाम्पल आपको दे रखा है, जैसे मान लीजिए आपके पास 50 मॉलिक्यूल्स थे, ऐसे करते हुए आपके 50 मॉलिक्यूल है, 50 मॉलिक्यूल्स है, और इस 50 मॉलिक्यूल्स में 100 डिस्क्रिप्टर है। कितने डिस्क्रिप्टर है भाई? 100 डिस्क्रिप्टर, मतलब कि आपके पास 50 मॉलिक्यूल है। अरे सर, इतने सारे मॉलिक्यूल! फिर उसके अंदर 100 डिस्क्रिप्टर है। डिस्क्रिप्टर मतलब उनकी केमिकल स्ट्रक्चर की एक्टिविटी, जैसे लॉग पी हो गया, मोलिकुलर वेट हो गया, उसको हमने नंबर में कन्वर्ट कर दिया था ना, तो केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी 100 है। अब यहाँ तो सिंपल रिग्रेशन काम नहीं आएगा भाई, एक के लिए आता है वो, तो मल्टीपल भी 2-3 के लिए आता है, वो भी नहीं आएगा। अब क्या करें? सर एक काम करते हैं, पीएलएस लगा के देखते हैं। पीएलएस, अरे सर पीएलएस ने क्या कहा था, याद नहीं है क्या? क्या कहा था? अरे सर पीएलएस ने कंबाइन कर दिया था ना, और कंबाइन करके कंपोनेंट बना दिए थे। तो पीएलएस से पूछते कर पाएगा क्या? तो पीएलएस कहता है, मैंने कहा क्या बता भाई क्या करेगा? तो पीएलएस कहता है कि आपके पास 100 डिस्क्रिप्टर है ना, मैंने कहा 100 डिस्क्रिप्टर है, 50 मॉलिक्यूल है, उनकी 100 प्रॉपर्टी है केमिकल की। तो पीएलएस बोलता है कोई बात नहीं है, जितने भी 100 डिस्क्रिप्टर है मैं इनको कंप्रेस कर दूंगा, इनको कंबाइन कर दूंगा, इनको कंप्रेस कर दूंगा। मैंने कहा फिर बोलता है कि सिर्फ 4 कंपोनेंट रहने दूंगा। क्या बात कर रहा है? मतलब कि इसने 100 डिस्क्रिप्टर को कंबाइन कर दिया, कंप्रेस कर दिया, और 4 कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया, और उन 4 कंपोनेंट का नाम दे दिया इसने C1 C2 C3 C4। ठीक है, अब हर कंपोनेंट में 25% प्रॉपर्टीज होगी, ऑब्वियसली 25 25 25 25। तो यही है पीएलएस का जलवा। पीएलएस कहता है कितने डिस्क्रिप्टर हो, कितने वेरिएबल हो, कितनी केमिकल स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो है 100 दे दो, मैं उनको कंपोनेंट में चेंज कर दूंगा, और कंपोनेंट में चेंज करने के बाद मैं बहुत अच्छे से आपको बता सकता हूँ, बहुत ही रिलायबल तरीके से, बहुत ही अच्छे स्टेबल मेथड से, बहुत ही अच्छा स्टेबल मॉडल में आपको बना के दे सकता हूँ। कहाँ आप 100 डिस्क्रिप्टर के लिए परेशान हो गए? मुझे दो ना यार, मैं पीएलएस हूँ, मैं आपको 4 कंपोनेंट में कन्वर्ट करके दे दूंगा। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया काम करता है भाई तू। तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, चले आगे। चलो सर, चलते हैं भाई। अब नेक्स्ट आपको दे रखा है मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिकल मेथड इन क्यूएसएआर। देखो अभी हमने जो मेथड्स पढ़ी, लीनियर रिग्रेशन है ना, सिंपल लीनियर, मल्टीपल रिग्रेशन, फिर उसके बाद आपका पीएलएस। आपने एक बात नोटिस करी कि सिंपल वाला तो सिर्फ एक ही डिस्क्रिप्टर के लिए था, है ना, एक डिस्क्रिप्टर हो, एक प्रॉपर्टी हो, तो सिंपल वाला काम आता है। मल्टीपल फिर भी 2 से 3 के लिए काम आ जाता था, और पीएलएस तो भाई कितने डिस्क्रिप्टर ले आओ वो काम आ जाता था, क्योंकि वो कंबाइन कर देता था, वो जो है कंप्रेस कर देता था, कंबाइन कर देता था, और कंबाइन करने के बाद वो 2 से 3 कंपोनेंट 4 कंपोनेंट में उसको कन्वर्ट कर देता था। ठीक है, तो ये जो मल्टीपल रिग्रेशन वाला है, ये जो पीएलएस वाला है, ये बहुत सारे डिस्क्रिप्टर में काम आते हैं। मतलब ये तो 2 से 3 डिस्क्रिप्टर हो तो काम आएगा, ये 100 डिस्क्रिप्टर हो तो भी काम आ जाएगा। तो एक से ज्यादा को क्या बोलते हैं? सर एक से ज्यादा को तो मल्टी बोल लो। तो मल्टीवेरिएट मेथड से ये वाला भी मल्टीवेरिएट है, ये वाला भी मल्टीवेरिएट है। तो आपको सिलेबस में 2 तो नाम दे रखे हैं कि ये रिग्रेशन वाला जो मल्टीपल रिग्रेशन है, ये एक मल्टीपल वेरिएट मेथड है। आपका जो पीएलएस है, दिस इज ऑल्सो है मल्टीवेरिएट मेथड, है ना। इसके अलावा भी 2 एक मेथड और है जो कि मल्टीवेरिएट होते हैं, जिसका सिलेबस में नाम नहीं दे रखा, वो भी देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? मल्टीवेरिएट का मतलब होता है कि बहुत सारे डिस्क्रिप्टर हो, उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए रीड करिए। सो मल्टीवेरिएट मेथड आर यूज्ड व्हेन वी स्टडी मैनी मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर एट द सेम टाइम टू सी हाउ दे अफेक्ट द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। मतलब कि एक ही टाइम पर हम बहुत सारे डिस्क्रिप्टर को स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि ये इतने सारे डिस्क्रिप्टर किस तरह से हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि MIC को कैसे अफेक्ट करते हैं, IC50 को कैसे अफेक्ट करते हैं, बाइंडिंग अफिनिटी को कैसे अफेक्ट करते हैं, तो हमारी जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उसको किस तरह से अफेक्ट करते हैं हमारे डिस्क्रिप्टर, और बहुत सारे डिस्क्रिप्टर किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, उसको स्टडी करना, तो वो स्टडी होगी मल्टीवेरिएट से। और मल्टीवेरिएट के अंदर ही MR मतलब मल्टीपल रिग्रेशन और PLS आता है। ठीक है,
This method help build QSAR model when more than one property control activity. Obviously, जब एक से ज्यादा प्रॉपर्टी, एक से ज्यादा डिस्क्रिप्टर, एक से ज्यादा नंबर, एक से ज्यादा केमिकल स्ट्रक्चर किसी एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, तो वो कैसे कर रहा है उसकी स्टडी करना, उसके लिए QSAR मॉडल बनाना, तो उसमें मल्टीवेरिएट काम आता है. नेक्स्ट, इन रियल लाइफ अ ड्रग एक्टिविटी डिपेंड ऑन मेनी प्रॉपर्टीज. अगर एक रियल लाइफ की बात करूं तो ड्रग की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, ड्रग की जो प्रॉपर्टी है, वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है. जैसे कि ड्रग का साइज क्या है, ड्रग का शेप क्या है, ड्रग का चार्ज क्या है, ड्रग में हाइड्रोफोबिसिटी कितनी है. तो ड्रग की जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत सारी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है. लिखा भी है, इन रियल लाइफ अ ड्रग एक्टिविटी, जो ड्रग की एक्टिविटी है वो बहुत सारी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है. ड्रग की एक्टिविटी रियल लाइफ में बहुत सारी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, जैसे कि साइज, शेप, चार्ज, हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द लीड कंपाउंड. टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस प्रॉपर्टी, कि ऑल ऑफ दिस प्रॉपर्टी किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करेगी, टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम एडवांस वी नीड मल्टीवेरिएट मेनी वेरिएबल एनालिसिस. क्लियर? अब नेक्स्ट आपको दे रखा है मल्टीवेरिएट में सबसे पहला पीसीए. क्या दे रखा है भाई? पीसीए. चलो पीसीए को देखते हैं. पीसीए इज अ मेथड दैट सिंप्लीफाई बिग डेटा. ऑब्वियसली, अब देखो पीसीए किसके अंदर आ रहा है, पहले तो मुझे ये बता दो. मल्टीवेरिएट के अंदर. तो ये जितनी भी थ्योरी है ये सब पीसीए में लिख सकते हो ना? बिल्कुल लिख सकते हैं. तो ये इतने सारे डिस्क्रिप्टर थे, है ना, बहुत सारे डिस्क्रिप्टर हैं. तो अब ये इतने सारे डिस्क्रिप्टर किस तरह से एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, वही तो स्टडी करना है. और इसी के अंदर आता है पीसीए. और पीसीए का फुल फॉर्म होता है आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस. सो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, और वी कैन से पीसीए इज अ मेथड दैट सिंप्लीफाई बिग डेटा. जो बड़े से बड़ा डेटा होता है डिस्क्रिप्टर का, उसको सिंप्लीफाई कर देता है और वो बता देता है कि ये जो इतना बड़ा डेटा था डिस्क्रिप्टर का, ये किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करता है. इट टेक्स मेनी प्रॉपर्टी. जैसे कई तरह के डिस्क्रिप्टर ये लेगा और उसको कुछ ही कंपोनेंट्स में चेंज कर देगा. ये भी उसी की तरह काम करता है. पीएलएस देखा ना अभी? पीएलएस क्या करता था कि इतने सारे डिस्क्रिप्टर है, जैसे मान लीजिए 100 डिस्क्रिप्टर थे, तो पीएलएस ने क्या करा, उन्हें 4 कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया. ये भी वैसे ही काम करेगा. जो आपका पीसीए है ना, अब इतने सारे डिस्क्रिप्टर है, 100 से ज्यादा डिस्क्रिप्टर है, तो उनको ये क्या करेगा, ये भी उनको कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल कंपोनेंट. ये भी किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रिंसिपल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देगा. तो जो पीएलएस में हमने पढ़ा कि इतने सारे डिस्क्रिप्टर थे, उसको कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया, वैसे ही हमें पीसीए में करना है. इतने सारे डिस्क्रिप्टर थे, उन्हें हमें प्रिंसिपल कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है. दिस न्यू कंपोनेंट स्टिल कीप द मेन इंफॉर्मेशन. और ये जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है ना, इसमें सभी की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जितने भी डिस्क्रिप्टर थे सबकी इंफॉर्मेशन आएगी. ठीक है. पर यहाँ पर क्या करते हैं हम, जैसे हमारे पास बहुत सारे डिस्क्रिप्टर थे, उन डिस्क्रिप्टर को हमने कंबाइन कर दिया, उन डिस्क्रिप्टर को हमने सप्रेस कर दिया, सप्रेस करके हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट बना ली है. और प्रिंसिपल कंपोनेंट में सारी इंफॉर्मेशन होती है. पर मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई अगर इंफॉर्मेशन लेस रिक्वायर्ड है, मतलब कि इतनी जरूरी नहीं है, बेकार से इंफॉर्मेशन है ना, मतलब रिपीट हो रही है, या तो रिपीट हो रही है या फिर हमें जरूरत नहीं है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन हटा दी जाती है. तो डिस्क्रिप्टर से जब हम प्रिंसिपल कंपोनेंट बनाते हैं, तो जो इंफॉर्मेशन हमें लेस रिक्वायर्ड है या जो इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही है, उस इंफॉर्मेशन को हटा दिया जाता है. क्लियर? ये है पीसीए मेथड. वही वाली कहानी है. 100 मोलिक्यूल है, अगर आपके पास 5 प्रॉपर्टी अगर वो रखते हैं, मोलिकुलर वेट, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, लॉग पी, पोलरिटी, तो इन सभी को हमने क्या करा, इन पांचों प्रॉपर्टी को हमने क्या करा, प्रिंसिपल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया. और प्रिंसिपल कंपोनेंट में कन्वर्ट करने के बाद मान लीजिए पहले ये 5 डिस्क्रिप्टर की प्रॉपर्टी थी, तो अभी मैंने इसको 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया. और ये जो 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट है, ये पांचों प्रॉपर्टी रखते हैं, पांचों प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे. ठीक है, वही वाली कहानी है. लिखा भी है लास्ट में, दिस न्यू वन रिप्रेजेंट मोस्ट ऑफ द यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द 5 ओरिजिनल प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट आपको दे रखा है, वाई वी यूज पीसीए. ऑब्वियसली टू रिड्यूस लार्ज एंड कंफ्यूजिंग डेटा इनटू सिंपल फॉर्म, टू रिमूव रिपीटेड कोरिलेटेड इंफॉर्मेशन, टू सी पैटर्न बिटवीन मॉलिक्यूल एंड देयर एक्टिविटी, टू प्रिपेयर डेटा फॉर अदर मेथड लाइक रिग्रेशन और पीएलएस. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज पीसीआर. हमने किस किस तरह की मेथड पढ़ ली सर? पीएलएस पढ़ ली, पीसीए पढ़ ली, हमने सिंपल रिग्रेशन देख लिया,
हमने मल्टीपल रिग्रेशन देख लिया, हमने पीएलएस देख लिया, हमने पीसीए देख लिया। अब ये नया क्या है, पीसीआर। सर पीसीआर से तो एक ही चीज आती है, बायोटेक्नोलॉजी याद आती है, कैरी मुलिस, है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन याद आती है सर पीसीआर से। देखो पीसीआर बहुत इजी, कुछ भी नहीं करना, 2 लाइन में पीसीआर खत्म है। पीसीआर एक कॉम्बिनेशन है पीसीए का और रिग्रेशन का। ध्यान से सुन लेना, खत्म है टॉपिक ये वाला, बहुत इजी है। पीसीए का मतलब क्या था? अरे सर पीसीए का मतलब तो अभी हमने देखा देखा ना, कि अगर हमारे पास बहुत सारे डिस्क्रिप्टर हैं, अगर हमारे पास बहुत सारे डिस्क्रिप्टर हैं, तो उन बहुत सारे डिस्क्रिप्टर को हमने कन्वर्ट कर दिया सर प्रिंसिपल कंपोनेंट में। जैसे अगर हमारे पास 5 डिस्क्रिप्टर थे, तो हमने 2 ही प्रिंसिपल कंपोनेंट में उसे कन्वर्ट कर दिया, और ये जो 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट है, ये पूरी प्रॉपर्टी रखते हैं 5 डिस्क्रिप्टर की। ये बात आपको पता है। फिर उसके बाद अब ये जो 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट मिले, अगर इसको मैं एनालाइज करना चाहूँ मल्टीपल रिग्रेशन से, तो कर सकता हूँ क्या? अरे सर बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि मल्टीपल रिग्रेशन में तो 3 प्रॉपर्टी तक डिस्कस हो जाती है, ये तो फिर भी 2 प्रॉपर्टी है। अब मेरे समझ में आया कि पीसीआर का मतलब है पहले करो पीसीए, पहले करो पीसीए, फिर करो मल्टीपल रिग्रेशन, ताकि एनालिसिस हो जाए, खत्म। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे दे भी रखा है, पहले ये इतनी सारी प्रॉपर्टी थी, इसका आपने पीसीए करा, पीसीए करने के बाद आपके पास 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट आए, पीसी1 पीसी2, फिर उसको आपने रिग्रेशन में डाल दिया, और फॉर्मूला ए इंटू पीसी1 प्लस बी इंटू पीसी2 प्लस सी, बात खत्म। खत्म, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, पीसीआर क्यों जरूरी है, वही सारा सेम, स्टेबल, रिलायबल, और हैंडल करता है लार्ज कॉम्प्लेक्स और को रिलेटेड डिस्क्रिप्टर डाटा। अब देखो 3D QSAR, किस तरह से QSAR में हमने 3D इमेजिनेशन को ऐड किया, जिसमें आएगा आपका CO मतलब कि को MFA और को MSIA। ठीक है, अब ये 2 तरह की 3D अप्रोच है QSAR में। QSAR तो आपको पता लग गया, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ये एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप पता करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। जैसे जिसमें आप क्या करेंगे, लीड कंपाउंड की जो भी स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट कर रही है वो हम पता कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मैथमेटिकल टूल, मैथमेटिकल अप्रोच है QSAR। ठीक है, बट 3D QSAR में हमने क्या किया, कुछ और ज्यादा ऐड कर दिया, कुछ और पावरफुल ऐड कर दिया। हमने यहाँ पर ये देखने की कोशिश करी कि हमारा जो लिगेंड है, अगर उसका 3D शेप बनाया जाए, तो वो लिगेंड का 3D शेप किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। सोचो, हमने लिगेंड के केमिकल स्ट्रक्चर पे वर्क कर लिया, हमने लिगेंड के फंक्शनल ग्रुप पे वर्क कर लिया, हमने सारी चीजों पे वर्क कर लिया, अब हम वर्क करेंगे लिगेंड के 3D स्ट्रक्चर पे। कोई भी एक ड्रग बनाने से पहले हम कितना काम करते हैं, हम 3D स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। तो हमने देखी लिगेंड की 3D स्ट्रक्चर की, जो लिगेंड है उसकी जो 3D स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करेगी, और साथ ही साथ ये जो लिगेंड है, ये जो लिगेंड का 3D स्ट्रक्चर है, ये किस तरह से जाके रिसेप्टर से जुड़ेगा। रिसेप्टर मतलब कि बायोलॉजिकल टारगेट से जुड़ेगा, एंजाइम से जुड़ेगा, प्रोटीन से जुड़ेगा, डीएनए से जुड़ेगा, आरएनए से जुड़ेगा, किस तरह से ये अपने बायोलॉजिकल टारगेट, अपनी बाइंडिंग साइट, अपनी बाइंडिंग पॉकेट, अपने रिसेप्टर से जुड़ेगा। पॉकेट और रॉकेट मिक्स हो गया, प्रोकेट हो गया, है ना। अपनी बाइंडिंग साइट, अपनी बाइंडिंग पॉकेट, अपने बाइंडिंग रिसेप्टर, टारगेट रिसेप्टर से ये किस तरह से जुड़ेगा। तो यहां पर हमने क्या एक्स्ट्रा किया 3D QSAR में, इट स्टडी हाउ द 3D शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल अफेक्ट द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ये जो लिगेंड का 3D शेप है, 3D स्ट्रक्चर है, ये किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा, और किस तरह से ये लिगेंड लिगेंड का जो 3D फॉर्म है, ये आपके किस तरह से रिसेप्टर से जुड़ेगा, किस तरह से प्रोटीन से, किस तरह से बायोलॉजिकल टारगेट से जुड़ेगा, उसकी स्टडी भी अब हम करेंगे, और उसको हम करेंगे 3D QSAR में। तो नाउ पर्पस क्या है, सबसे पहला पर्पस है फाइंड विच 3D फीचर ऑफ मॉलिक्यूल आर इंपॉर्टेंट। हमें लीड कंपाउंड तो मिल गया, हमने लीड कंपाउंड का 3D स्ट्रक्चर भी बना दिया, अब हमें यह पता लगेगा कि कौन सा 3D एरिया बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो पर्पस क्या है 3D QSAR करने का, फाइंड विच 3D फीचर ऑफ ए मॉलिक्यूल इज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इट शुड बी बल्कि, ये हमारा जो मॉलिक्यूल है लीड कंपाउंड का, ये कहाँ से बल्कि होना चाहिए, मतलब कहाँ पर इसमें बड़े ग्रुप होने चाहिए, वो हमें पता लग जाएगा। वेयर इट शुड बी हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर इस 3D स्ट्रक्चर में कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, कहाँ पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ये भी हमें पता लग जाएगा। तो कहाँ पर बल्कि ग्रुप होने चाहिए, कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज या कहाँ पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, 3D स्ट्रक्चर के बारे में पता लग जाएगा, ये हमारा पर्पस है। सो फाइंड विच 3D फीचर ऑफ अ मॉलिक्यूल आर इंपॉर्टेंट। सेकंड, शो वेयर टू मॉडिफाई द मॉलिक्यूल। हमारे पास अगर किसी की भी 3D स्ट्रक्चर है, तो हम ये देख सकते हैं कि यार किस मॉलिक्यूल को हमें मॉडिफाई करना है, किस पोजीशन से हमें मॉडिफाई करना है।
तो यहाँ पर आपको लिखा है इट टेल्स यू विच पार्ट्स टू चेंज टू मेक इट मोर एक्टिव। एक बेटर ड्रग बनाने के लिए, एक बेटर लीड कंपाउंड बनाने के लिए हमें कौन सा पार्ट चेंज करना चाहिए। वंस यू नो what feature increase activity you can design new drug before making them in lab। अगर आपको पता लग गया कि कौन सा फैक्टर एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है तो आप खुद से भी ड्रग को डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट शो 3D कलर मैप। अब देखो यहां पर आपको 3D कलर मैप दिख जाएंगे, इस तरह से कलर्स में दिख जाएगा मामला। इट शो 3D कलर मैप, ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, दैट पॉइंट आउट विच रीजन हेल्प और हर्ट द एक्टिविटी। मतलब कि जो एक ग्रीन रीजन है, रेड रीजन है, ब्लू रीजन है, येलो रीजन है आपकी 3D स्ट्रक्चर में, तो आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा रीजन, कौन सा क्षेत्र जो है बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है, मतलब कि बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। अभी आपको पता लगेगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको दे रखा है COMFA। अभी हमने देखा कि 3D QSAR क्यों जरूरी है, ये सारे पर्पस देखे। उससे पहले 3D QSAR में हम करने के वाले वो देखे। अब दो तरह के 3D QSAR आपको सिलेबस में दे रखे हैं, COMFA, COMCR। तो सबसे पहले COMFA, कंपैरेटिव मॉलिक्यूलर फील्ड एनालिसिस। क्या बोलोगे? कंपैरेटिव मॉलिक्यूलर फील्ड एनालिसिस। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये आपके पास 3D स्ट्रक्चर है आपके लिगेंड्स के, दिस इज लिगेंड, दिस इज लिगेंड, ओके। हाउ द 3D शेप एंड चार्ज ऑफ ए मॉलिक्यूल अफेक्ट द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो लिगेंड की 3D शेप है और लिगेंड के ऊपर जो चार्ज है, लिगेंड की जो 3D शेप है और लिगेंड के ऊपर जो चार्ज है, ये किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, इसको देखना है। तो COMFA is a 3D QSAR। देखो COMFA is a 3D QSAR method used to study how the 3D shape of the lead compound and charge of a lead compound affect the biological activity। हमारा जो लीड कंपाउंड है उसकी 3D शेप और उसका चार्ज किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। उसके बाद आपको लिखा है इट कंपेयर मैनी सिमिलर मॉलिक्यूल इन 3D स्पेस। जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल था, ये भी मॉलिक्यूल है, दोनों आपस में सिमिलर है, तो दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। मान लीजिए इसकी एक्टिविटी ज्यादा थी और इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कम थी, तो हमने क्या करा, हमने दोनों को कंपेयर किया। दोनों को कंपेयर करना है, इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को भी कंपेयर करो, इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को भी कंपेयर करो, तो हमें पता लगा कि इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ज्यादा है और इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कम है। तो हम ये देखेंगे कि भाई इसमें ऐसा क्या है, क्या इसमें कोई अलग से NO2 जुड़ा है क्या, क्या इसमें कोई अलग से बल्की ग्रुप जुड़ा है क्या, कहीं कोई पोजीशन अलग है क्या, ऐसा दिक्कत क्या आ रही है जो इसमें एक्टिविटी ज्यादा और इसमें कम है। हमें पता लगेगा ना जब कि यार यहाँ पर तो ब्रांचिंग हो रही है, ब्रांचिंग कार्बन की, जिससे एक्टिविटी ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इधर भी ब्रांचिंग कर देंगे, उधर पोजीशन। तो ये हम कर सकते हैं। इट कंपेयर मेनी सिमिलर मॉलिक्यूल इन 3D स्पेस एंड फाइंड विच पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज और डिक्रीज ड्रग एक्टिविटी। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर तरीका बता रखा है कि किस तरह से आपको ये COMFA करना है, मतलब कि कंपेरेटिव मॉलिक्यूलर फील्ड एनालिसिस करना है। इसका पूरा प्रोसीजर आपको दे रखा है। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल है, चाहे वो एक्टिव मॉलिक्यूल हो चाहे वो कम एक्टिव मॉलिक्यूल हो, उन सभी को आपको प्लेस करना है 3D ओरिएंटेशन में। मतलब कि आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे, ऐसे करते हुए आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल है, उनको आपने 3D ओरिएंटेशन में प्लेस कर दिया। ठीक है, चाहे कोई मॉलिक्यूल एक्टिव है, चाहे कोई मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत कम एक्टिव है, जितने भी मॉलिक्यूल आपके पास थे, आपने उन सबको 3D ओरिएंटेशन में इस तरह से अरेंज कर दिया। तो अलाइन द मॉलिक्यूल, ऑल मॉलिक्यूल एक्टिव और लेस एक्टिव आर प्लेस्ड इन द सेम 3D ओरिएंटेशन। नेक्स्ट, क्रिएट ए 3D ग्रिड। और ये ग्रिड बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि कंप्यूटर इसे ही रीड करता है। तो यहां पर हमने क्या करा, द स्पेस अराउंड द मॉलिक्यूल इज डिवाइडेड इनटू टाइनी क्यूब, उसे हम कहते हैं ग्रिड। ये जो भी स्पेस आता है मॉलिक्यूल के अराउंड में, उसे हमने ग्रिड कह दिया। क्या कह दिया हमने? ग्रिड कह दिया। तो ये जो भी टाइनी स्पेस आता है इसको हमने ग्रिड कर दिया और इसको हमने बनाया क्योंकि कंप्यूटर इसे ही रीड करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, जितने भी मॉलिक्यूल थे, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो लेस एक्टिव हो, उनको एक ही 3D ओरिएंटेशन में अरेंज किया। एक ही 3D ओरिएंटेशन में, एक ही सेम पैटर्न में हमने अरेंज किया। और फिर हमने देखा कि जो भी वहां पर स्पेस बचता है उसे कहते हैं ग्रिड। क्या कहते हैं? ग्रिड। नाउ हमें मेजर करना है
स्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। हमें क्या मेजर करना है? एक तो मेजर करना है स्टैटिक फील्ड, एक मेजर करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अभी सब समझाता हूँ। ये जो भी आपके ग्रिड बने थे, ये जो भी आपके स्पेस थे मॉलिक्यूल के अराउंड, वहां पर आपको मेजर करना है स्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये दो तरह की केमिकल स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज है ना। हम डिस्क्रिप्टर की बात कर रहे हैं, ये दो हमारे डिस्क्रिप्टर हो गए। क्या हो गए? ये दो हमारे डिस्क्रिप्टर हो गए। और हमें देखना है कि ये किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। ये दो हमारे डिस्क्रिप्टर हो गए और हमें देखना है कि किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। पहला डिस्क्रिप्टर हो गया स्टेरिक फील्ड, दूसरा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। स्टेरिक फील्ड मतलब कि हाउ बल्कि द मॉलिक्यूल इज एट दैट पॉइंट, हमारे उस पॉइंट पे, हमारे 3D ग्रिड में यहाँ पर कितना बल्कि मॉलिक्यूल है उसका पता लगाना। और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, चार्ज, अट्रैक्शन और रिपल्शन एट दैट पॉइंट। यहाँ पर चार्ज का क्या अट्रैक्शन रिपल्शन है वो पता लगाना। तो एक कंडीशन में हम चार्ज का अट्रैक्शन रिपल्शन पता लगाएंगे और एक कंडीशन में हम पता लगाएंगे बल्कि ग्रुप के बारे में। ठीक है, चलिए। तो हमने क्या करा? डिस्क्रिप्टर को इस 3D ग्रिड में पता करने की कोशिश करी। फिर अब हम देखेंगे कि ये किस तरह से, ये जो डिस्क्रिप्टर है हमारे, ये डिस्क्रिप्टर किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे हैं। और जब अगर हमें ये देखना है तो हमें पीएलएस वगैरह कुछ मेथड लगा लेनी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर पीएलएस लगा ली। ठीक है। अब फिर मैंने आपको बोला था कलर पार्ट, तो ये देखो ये सारे कलर आ गए, ग्रीन, येलो, ब्लू और रेड। जो ग्रीन कलर है, रीजन वेयर बल्कि ग्रुप इंक्रीज एक्टिविटी। ग्रीन कलर एक ऐसा रीजन है हमारे 3D शेप में, ये हमारा जो भी 3D शेप है इसमें जो ग्रीन कलर है, वो ग्रीन कलर ऐसा रीजन है जहां पर बल्कि ग्रुप लगाने से एक्टिविटी बढ़ेगी। येलो कलर एक ऐसा रीजन है जहां पर बल्कि ग्रुप लगाने से एक्टिविटी गिरेगी। मतलब हमें ये पता लग गया कि 3D एरिया था, 3D स्पेस था, वहां पर हमने दो प्रॉपर्टी के ऊपर स्टडी करी। एक तो हमारी स्टैटिक फील्ड हो गई, एक हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो गई। हमें ये देखना है कि ये जो दो प्रॉपर्टी है, ये जो दो डिस्क्रिप्टर है, स्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये दोनों ही डिस्क्रिप्टर किस तरह से हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे हैं। और लास्ट में हमें क्या पता है? हमने पीएलएस लगा लिया इसको पता करने के लिए कि ये जो हमारे फील्ड है, स्टेरिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये जो हमारे डिस्क्रिप्टर है किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमने पीएलएस लगा लिया। और फाइनली हमें पता लगा एक मैप। ठीक है, वहां पर हमें कलर पता लगा 3D एरिया में कि ग्रीन कलर का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे आप बल्कि ग्रुप लगाओगे तो एक्टिविटी बढ़ेगी। येलो कलर का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे बल्कि ग्रुप होगा तो एक्टिविटी कम होगी। ब्लू कलर का मतलब होता है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हेल्प करेगा, और रेड कलर का मतलब होता है कि नेगेटिव चार्ज हेल्प करेगा। और ये सारी चीजें आप फॉलो करोगे तो आपकी ड्रग की, मतलब कि आपके लीड कंपाउंड की, मतलब कि आपके पोटेंशियल ड्रग कैंडिडेट की एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। अब फर्क सिर्फ इतना सा है जो आपने पढ़ा ना, COMFA, कंपेरेटिव मॉलिक्यूलर फील्ड एनालिसिस। ये जो कंपेरेटिव मॉलिक्यूलर फील्ड एनालिसिस है, यहाँ पर हमने सिर्फ दो बातों पे स्टडी करी है। पहला स्टेरिक फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब जो इसके आगे आपका COMSA आएगा, एक बार मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये जो COMSA ये आएगा, कंपेरेटिव मॉलिक्यूलर सिमिलरिटी इंडिसेस एनालिसिस। तो इसमें क्या करना है? आपने बहुत सारी प्रॉपर्टी की स्टडी करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टैटिक की तो कर ही रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक की कर ही रहे हैं, इसके साथ आपने हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर की भी स्टडी करना है। सिर्फ इतना सा फर्क है, वहां पर सिर्फ दो प्रॉपर्टी की स्टडी कर रहे थे, यहाँ पर 5 प्रॉपर्टी की स्टडी कर रहे हैं। इसलिए इस COMSIA को एडवांस फॉर्म बोला गया है। कौन सी फॉर्म है ये? एडवांस फॉर्म है आपकी पहले वाले की। जो कॉम्फा था ना आपका COMFA, उसका एडवांस फॉर्म है COMSIA। जो भी हमने पढ़ा, जिसमें दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, स्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका एडवांस फॉर्म अगर मैं देखूं, एडवांस फॉर्म, तो वो है आपका COMSIA, क्योंकि यहाँ पर हम 5 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? तो इससे पहले जो था उसमें दो प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर उसका एडवांस फॉर्म आया जिसका नाम है COMSIA, इसमें हम 5 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसलिए ये एडवांस फॉर्म है। चलिए एक बार एग्जाम्पल दे देता हूँ अभी मैं आपको पहले वाले का। हाँ जी, कलर जनरेट हो गया था, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 पेन किलर है, 1, 2, 3, 4, 5 पेन किलर है ना। पांचों की अलग अलग 3D स्ट्रक्चर है, पांचों के अलग अलग 3D स्ट्रक्चर है। पांचों स्ट्रक्चर को कंपेयर कर लो, पांचों 3D स्ट्रक्चर को कंपेयर कर लो। कंपेयर करने के बाद देखो कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर लगा हुआ है और उसमें क्या चेंज कर सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि आपके पास 5 पेन किलर है, कुछ अच्छे से काम कर रहे हैं, कुछ पर कुछ अच्छे से काम नहीं कर पा रहे। दिल दुख गया, पेन गिरता है तो दिल दुख जाता है। तो कुछ अच्छे से काम कर रहे हैं और कुछ अच्छे से काम नहीं कर पा रहे। तो जो अच्छे से काम कर रहे हैं, जो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, उन सबकी
आपने क्या करनी है, 3D स्ट्रक्चर बना लेनी है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि जितने भी मॉलिक्यूल हो, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो कम एक्टिव हो, मतलब कि अच्छे से काम कर पा रहे हो या अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या करना है, उनको अरेंज कर लेना है। सही तो है ना बेटा? शाबाश। तो हमने क्या करा, पांचों पेन किलर को अरेंज कर लिया, चाहे वो अच्छे से काम कर रहे हैं या अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, उन सबकी 3D शेप हमने बना ली। ठीक। फिर हमें पता लगा द टॉप साइड, मतलब कि जो ग्रीन एरिया है वो वहां पर लाइक बल्की ग्रुप, मतलब कि वहां पर बल्की ग्रुप आप लगा सकते हैं, बड़ी बड़े ग्रुप्स आप लगा सकते हैं, जैसे कि आपने कोई रिंग ही लगा दी। फिर द बॉटम साइड येलो एरिया, वहां पर बल्की ग्रुप नहीं लगाना है, वहां पे स्मॉल ग्रुप लगाना है। तो आपको ये सारे कंक्लूजन पता लगे। ऐसे करते हुए 5 आपके पास मॉलिक्यूल थे, और ये मॉलिक्यूल जैसे मान लीजिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटी रखता है, तो इसमें जो जो प्रॉपर्टी दिख रही है कि भैया ग्रीन वाले एरिया पे बल्कि ग्रुप लगाने, येलो वाले एरिया पे छोटे ग्रुप लगाने, रेड एरिया पे नेगेटिव एटम लगाने, तो हमें पता लग गया कि कहाँ पे क्या लगाना है। तो हमने फिर इसमें अप्लाई करा, इसमें अप्लाई करा, इसमें अप्लाई करा, इसमें अप्लाई करा, और इनकी एक्टिविटी बढ़ा दी। क्लियर? सिर्फ इतना सा फर्क है, जो अगला आने वाला है उसमें 5 प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे, और वो मोर एडवांस है, मोर अच्छा है, मोर स्टेबल है, सब कुछ बढ़िया है उसका। देखो, ये इम्प्रूव्ड वर्जन है आपका कॉम्फा का। अभी हमने जो COMFA पढ़ा उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है COMSI। ये इम्प्रूव्ड क्यों है? क्योंकि इसमें 5 प्रॉपर्टी की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। इट गिव मोर डिटेल एंड स्मूथर रिजल्ट, ऑब्वियसली मोर डिटेल्ड रिजल्ट देगा और स्मूथर रिजल्ट देगा। ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोफोबिक फॉर्म की भी बात करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की भी बात करेंगे, वो 5 प्रॉपर्टी की बात करेंगे ना, ये और अच्छा हमें बना के देगा ड्रग वगैरह। तारीफ ही तारीफ है, बाकी सब कुछ सेम है कि मॉलिक्यूल्स को अलाइन करो, 3D स्ट्रक्चर बनाओ, 3D ग्रिड बनाओ, है ना, सारी प्रॉपर्टीज लिखी है। फिर लास्ट में कंपेयर कर लो, और फिर वही लिखा है कि ग्रीन होगा तो क्या होगा, येलो होगा तो क्या होगा, ब्लू होगा तो क्या होगा, रेड होगा तो क्या होगा। देखो, ब्लू का आपको पता है पॉजिटिव चार्ज लगाना है, रेड का आपको पता है नेगेटिव चार्ज लगाना है, येलो का आपको पता है कि बल्कि रीजन नहीं लगाना, और ग्रीन का आपको पता है कि बल्कि रीजन लगाना है। अब ब्राउन व्हाइट क्या है? हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोजन बॉन्ड रीजन। ठीक है। दिस कलर हेल्प साइंटिस्ट टू सी विच पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल टू मॉडिफाई। इन कलर से हमें पता लग जाएगा। जैसे मान लीजिए ग्रीन कलर पे कोई छोटा ग्रुप लगा हुआ था, और हमें पता है कि यार ग्रीन कलर पे तो बड़ा ग्रुप लगेगा, तो इस छोटे ग्रुप को हटा के बल्कि ग्रुप यहाँ पे लगा दिया, और हमारे ड्रग की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इस तरह से हमने 3D लेवल पे भी लीड कंपाउंड को ऑप्टिमाइज करा। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट लेक्चर है आपका प्रोडक्ट का, वो आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में। कहाँ पे मिलेगा? प्लेलिस्ट में। तो जो भी नेक्स्ट लेक्चर है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्रोडक्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। ये आपका प्रोडक्ट, ये हमने पहले ही कवर कर रखा है। ये पूरा लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने बहुत ही डिटेल में आपको प्रोडक्ट पढ़ाया हुआ है। ठीक है। उसके एप्लीकेशन पढ़ाए हुए हैं, प्रोडक्ट के एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ाए हुए हैं, लिंकेज पढ़ाया हुआ है, और फिर ये रेशनल यूज़ जो आपके सिलेबस में एक्स्ट्रा है वो सब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये बहुत ईजी है, ये सबको लेक्चर में ही कवर हो जाएगा। तो आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको मिलेंगे डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन, या फिर आप बोल लीजिए www.depthofbiology.com वेबसाइट पे। तो आज हमने प्रिंसिपल ऑफ ड्रग डिस्कवरी यूनिट 5 को भी कंप्लीटली कवर कर लिया है, इस सब्जेक्ट को भी कंप्लीटली कवर कर लिया है। अब जो लेक्चर आएगा दिवाली के बाद आएगा, क्योंकि आपको पता है दिवाली साल में एक ही बार आनी है, और दिवाली पे हालांकि अब तो बड़े हो गए, वो एक्साइटमेंट नहीं है, पर हाँ, दिवाली इज दिवाली। तो दिवाली पे घर आना मैंडेटरी, घर जाना मैंडेटरी, दिवाली पे परिवार के साथ टाइम बिताना मैंडेटरी है। तो अब ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है सब्जेक्ट। ठीक है। अब जल्दी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट को, और फिर हम और भी फील्ड्स में जाएंगे, जैसे कि सुटिक्स वाली फील्ड में जाएंगे, कोग्नोसी वाली फील्ड में जाएंगे, जिसकी भी डिमांड होगी, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, सब की फील्ड में हम जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलराउंडर बंदा हूँ आपके लिए। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, और देखते रहिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, और एडवांस में सभी को हैप्पी दिवाली। मुझे पता है कि आप जब ये लेक्चर देखेंगे तब दिवाली निकल के भी बहुत टाइम हो चुका होगा, फिर भी हैप्पी दिवाली लिख देना, क्योंकि दिवाली तो अपनों का त्योहार है। थैंक यू।